हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे कंपोनेंट उसको ब्रेक करते हैं, उसके रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग उसी से थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा था लास्ट लेक्चर में कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ऐसी बातें हम लोग करे थे पिछले लेक्चर में। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर आर है। ओके, तो हम लोग क्या बोलते थे कि आर जो हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए और बी का। या एक बात और हम लोगों ने कहा था कि आर जो है, आर का कंपोनेंट है ए और बी। तो हम कह सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू, लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ये दो बातें हम लोग लिखते थे। लेकिन एक बात समझिए कि आर, ये ए और बी वेक्टर आर का क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे? कंपोनेंट बोलते थे। ठीक है, कंपोनेंट बोलते थे। अच्छा, जरा एक बात और समझते हैं बच्चों, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको बोलेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को हम लोग यहाँ बोलेंगे रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है किसी वेक्टर का। तो बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये होता है कि जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे जाए, तो ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं? ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम लोग क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए जैसे वेक्टर ए एंड बी दोनों किस पे हैं? 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो ऐसे वेक्टर को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, ऐसे इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे हम लोग? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों? हम लोगों ने एक चीज और देखा था कि अगर कंपोनेंट है, जैसे वेक्टर आर है, अगर यहां से थीटा एंगल पे है, तो हम लोग क्या करते थे? जरा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा चीजें समझते हैं। जैसे अगर ये वेक्टर आर है और ये एंगल थीटा बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे? हम लोग लिखते थे बच्चों, अगर साइन की टर्म में हम लोग बात करें, कॉस के टर्म में बात करें, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे भाई? साइन इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप? साइन थीटा इक्वल टू लिखोगे बच्चों वेक्टर बी बाई इक्वल टू वेक्टर बी बाई वेक्टर आर। और वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? वेक्टर बी अगर ये 90 डिग्री पे है तो क्या लिखोगे? वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? वेक्टर आर साइन थीटा। ओके, यही तो हो जाएगा। और हम लोग क्या करते थे? ये बोलते थे इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो कंपोनेंट है हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? हम लोग यही तो बोलते थे, इसका जो कंपोनेंट है वो क्या बोलते थे? ये इसको हम लोग तोड़ते थे जब, तो क्या बोलते थे? बी की वैल्यू कितनी हो जाती थी? आर, और यहां पर आ जाता था साइन थीटा में। उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की बात करें इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे अपन लोग? कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? बताओ बच्चे, ए वेक्टर ए बाई वेक्टर आर, ऐसा लिखेंगे हम लोग, है ना? तो अगर हम लोग बात करें यहां से ए की वैल्यू, तो ए क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा। ओके, तो हम लोग यहां से एक बात बोल सकते हैं, यहां से एक बात बोल सकते हैं कि आर को हमने ब्रेक करा तो बी की वैल्यू कितनी आई? आर साइन थीटा हो गई। और जब हम बोलते थे जिस साथ एंगल लगा रहता था उसको हम लोग बोलते थे कॉस में लेते थे। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? और कॉस थीटा। और अगर हमने वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो बच्चों क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। तो ये वैल्यू कहां से आता था, कैसे हम लोग ब्रेक करते थे, ये बात मेरे ख्याल से यहां पे आपको अब समझ में आई होगी। ओके, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं। ओके, चलिए मैं इसको भी हटा देता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। ओके बच्चों, चलिए तो अब देखते हैं जरा कि अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मैं किसी वेक्टर की बात करूं, तो उस वेक्टर का कंपोनेंट अपन लोग कैसे निकालते हैं, जरा इस पे चर्चा हम लोग थोड़ी सी और कर लें, है ना? थोड़ी सी चर्चा और बच्चों हम लोग कर ले इससे कि कैसे कंपोनेंट ब्रेक करते थे हम लोग, है ना? तो देखते हैं जरा। जैसे मैं कहता हूं कि कोई एक पार्टिकल है, चाहे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं कहता हूं कि इसको आप ब्रेक करो, इस कंपोनेंट को ब्रेक करो, कंपोनेंट में इसको ब्रेक करो, तो आप क्या लिखोगे? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या हमारा है? ये हमारा वाई एक्सिस है ना? दिख रहा होगा। ओके, तो अगर मैं कहता हूं यू को ब्रेक करना है, इसके कंपोनेंट में ब्रेक करना है, तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे बच्चों? इसको क्या लिखोगे? यहां पे एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू और कितना
कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा यू और कितना साइन थीटा। इतनी बातें तो हम लोग समझे। ओके चलिए, लेकिन अगर यही चीजें अगर मैं कहता हूं कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे हो जाए तब क्या करेंगे। ओके बच्चों देखो, अब इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये u है, u का ux कंपोनेंट कितना आया u cos थीटा, और u का uy कंपोनेंट कितना आया u sin थीटा। तो अगर मैं एक बात कहता हूं समझिएगा, अगर मैं कोई बात कहूं कि ऐसे ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे है, मैं जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो उसमें बातें कहूंगा कि अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं थीटा एंगल पे जो x एक्सिस से बना रहा है, तो इसका ux कंपोनेंट कितना होगा, इसका ux कंपोनेंट होगा बच्चों u cos थीटा, और uy कंपोनेंट कितना होगा, इसको तोड़ेंगे तो uy कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा, है ना। तो u को मैंने ब्रेक करना सीख लिया, कैसे इसे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहे, हो सकता है कि आपको इंक्लाइंड प्लेन पे भी दे दे। जैसे मैं कहता हूं कि ये अपना एक इंक्लाइंड प्लेन है जो यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ओके, ये थीटा एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड प्लेन आपको दिख रहा होगा, और मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहां से बना रहा है अल्फा एंगल, यहां से बना रहा है अल्फा एंगल। तो आप बताइए, अब इसके कंपोनेंट को ब्रेक करिए। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, अब देखिए ये तो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अगर मैं इसको बोल दूं ए, चाहे आप ऐसे बोल दो, इसको वेक्टर ए बोल दो, इसको वेक्टर बी बोल दो, है ना। जरा इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। अब वेक्टर ए क्या है भाई, वेक्टर ए की बात करें तो ये वेक्टर ए क्या है, वेक्टर अलोंग क्या, इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, along the inclined plane, है ना। तो इंक्लाइंड प्लेन में एक वैल्यू कितनी हो जाएगी u cos अल्फा, u cos अल्फा। तो एक वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी, वेक्टर एक वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों u cos अल्फा, है ना। और अगर मैं बात करूं वेक्टर b की, तो वेक्टर b क्या होगा, वेक्टर b क्या होगा, वेक्टर b को अपन लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पर देखिए ये कंपोनेंट्स को ब्रेक करो तो ये तो आ गया along the plane, along the inclined plane, along the inclined plane, और इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर b की वैल्यू हो जाएगी u sin अल्फा, और b वेक्टर b क्या है, ये वेक्टर b क्या है बच्चों, ये वेक्टर b क्या है, वेक्टर b परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, along परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, इंक्लाइंड प्लेन के, है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा ही दे, हर बार आपको ऐसा ही दे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको इंक्लाइंड प्लेन पे दे दे, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पे आपको निकालना हो कि इस u को अपने को ब्रेक करना हो along the inclined plane और perpendicular to the inclined plane, है ना। ये along the inclined plane क्या हो जाएगा u cos अल्फा, और perpendicular to the inclined plane क्या हो जाएगा u sin अल्फा, है ना। तो ये बातें आपको आना चाहिए। अच्छा एक चीज और देखिए, हो सकता है कि अगली बार आपको ऐसे ना दे करके आपको ऐसे दे दे कि ये इंक्लाइंड प्लेन तो दिया हो कि कोई पार्टिकल है जो इंक्लाइंड प्लेन पे u वेलोसिटी से मूव करता हो, तो उसका कंपोनेंट ब्रेक करिए। अच्छा ये सब आना चाहिए आपको, इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब हम पूरे लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे वहां पे, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, ये इंक्लाइंड प्लेन यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ये पार्टिकल यहां पे है और ये u वेलोसिटी से हमने सेंड कर दिया, मतलब थ्रो कर दिया उसको, u वेलोसिटी से हमने मान लिए थ्रो कर दिया, है ना। और ये बना रहा है कितना, ये अल्फा एंगल बना रहा है। अब आपसे पूछा जाए, पहले क्या पूछा गया था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस। पहले क्या पूछा था मैंने, पहले पूछा था कि along the inclined plane कितना होगा, इसका कंपोनेंट u का कंपोनेंट along the inclined plane क्या होगा, तो a को अपन लोग क्या बोलते हैं along the inclined plane, इसकी वैल्यू आई थी u cos अल्फा। और जब मैं बोला था कि ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा b, जिसकी वैल्यू आई थी u sin अल्फा, ओके। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इसका कंपोनेंट ब्रेक करिए किसके, x के अलोंग और y के अलोंग। मैं जानना चाहता हूं कि इस u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को मैं थ्रो करता हूं जो इंक्लाइंड प्लेन पे अल्फा एंगल बनाता है,
और इसके कंपोनेंट को ब्रेक करिए कहां पे, इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के वाई एलॉन्ग और वाई एक्सिस के एलॉन्ग। तो आप कैसे करेंगे, वाई एक्सिस के एलॉन्ग कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है, हमने ब्रेक करा भाई, चलिए कोई बात नहीं। तो अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक बात। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। और अगर ये यू है बच्चों, ये यू है जो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब बताओ ये वाला कंपोनेंट, इसको ड्रॉ करो तुम, अगर इसको ड्रॉ करो बच्चे, आगे इसको थोड़ा ले जाओ, इसको ड्रॉ करो ऐसे, ये अल्फा एंगल बना लो ऐसे, ये इसको अल्फा एंगल हम लोग बना लेते हैं। ये अल्फा एंगल, अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है तो ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो देखो क्या है, इस u वेलोसिटी का अलोंग द एक्स कंपोनेंट क्या होगा बताओ, और ये हो जाएगा तुम्हारा अलोंग द y, है ना। तो ये अगर मैं इसको a बोलूं, इसको मैं a बोलूं, तो a क्या, या इसको ax बोल देते हैं, ax की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, u कितना, cos अल्फा प्लस थीटा, बोलो हाँ। ये क्या हो जाएगा, ये u है तो ये अलोंग द x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ax की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा u cos अल्फा प्लस थीटा, ओके। और अगर मैं इसको y के अलोंग निकालना चाहूं तो क्या होगा, ये y कंपोनेंट अगर मैं b बोल दूं, ठीक है, तो by की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, by की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u कितना, u cos सॉरी साइन, ये साइन में आता है ना, u साइन अल्फा प्लस थीटा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि by क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, u साइन अल्फा प्लस थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करते हैं, अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पे करूं और इस इंक्लाइंड प्लेन के अलाउंग करूं तो लिखूंगा a की वैल्यू, अगर मैं इसे a बोलता हूं तो क्या लिखूंगा, न्यू कॉस अल्फा। अगर उस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर बातें करूं जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं तो वो कितना आ जाएगा, ये b कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर बात करूं तो कितना आ जाएगा, u साइन अल्फा, है ना। लेकिन अगर मैं x एक्सिस के अलावा बात करूं, इस इंक्लाइंड प्लेन से अल्फा एंगल पर किसी ब्लॉक को मैं थ्रो करता हूं, किसी बॉडी को थ्रो करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा u, अब इसका x एक्सिस के अलावा कितना हो जाएगा, u cos अल्फा प्लस थीटा, ये दोनों एंगल जुड़ जाएंगे, अल्फा प्लस थीटा, और by मतलब y के अलावा अगर निकालना चाहूं तो उसका कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा, u साइन अल्फा प्लस थीटा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंपोनेंट तोड़ना सीख लिया, है ना। थोड़ा सा और बातें करते हैं कि अगर हमें ये बोल दें कि कंपोनेंट केवल इतना ही ना हो, कई सारे कंपोनेंट हो, तो हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है और क्या हम लोग लिखते हैं। नोट करना तो लिख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि इससे पहले हम लोग क्या बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये वेक्टर हमारा a है और ये वेक्टर हमारा b है ना। और a और b को हम लोग बोलते थे क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, है ना। ये a और b को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते थे हम लोग, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने पे हैं, 90 डिग्री पे, ठीक बात। चलिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही दिया हो, कोई ये बात जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही दिया हो सकता है ऐसा दिया हो कि एक वेक्टर है ये वेक्टर a है ना, और दूसरा वेक्टर दिया है ये वेक्टर b है, और तीसरा वेक्टर दे दिया वेक्टर c। तो यहां पे देखिए वेक्टर c जो होगा वो रिजल्टेंट होगा वेक्टर a एंड b का, या आप कह सकते हो कि वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और a और b को क्या हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कंपोनेंट है c के, वेक्टर c के, है ना। और अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूं कि एक वेक्टर ऐसे है, ये हमारा है वेक्टर p, ये हमारा है वेक्टर q, ये हमारा वेक्टर है q, है ना, ये p, और मैं कहता हूं ये है वेक्टर r, है ना, p q r। और एक और मान लेते हैं ये वेक्टर हमारा s, है ना। तो इनका रिजल्टेंट अगर मैं यहां से मिलाऊं तो ये है वेक्टर e, और मैं बोल सकता हूं वेक्टर e का, ये वेक्टर e के वेक्टर q, वेक्टर r एंड वेक्टर s जो कंपोनेंट है इस वेक्टर e के, ये सभी क्या हमारे कंपोनेंट है p, q, r एंड s। ओके, तो कंपोनेंट कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही दिया हो। हम लोग देखिए ये वेक्टर e के ही सारे कंपोनेंट है, क्योंकि वेक्टर e जो है इन सब का क्या है, रिजल्टेंट है। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर e इक्वल टू कितना, वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r प्लस वेक्टर s। ओके, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, चलो
इतनी बातें समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, और यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर लेंगे कि किसी भी वेक्टर में अगर किसी हम यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब जरा हम लोग बात कर लें यूनिट वेक्टर का, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, थोड़ा देखते हैं बच्चों। जैसे अगर हम लोग बात करें यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं हम लोग कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक ऐसा वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, इसके मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। जरा देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब जरा समझते हैं बच्चों कि अगर किसी हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है यूनिट डायरेक्शन होता है। जैसे अगर मैं एक बात कहूं कि कोई वेक्टर है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, ये वेक्टर है ना ए, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसका खुद का वेक्टर ओन वेक्टर, और क्या एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये इसका ओन, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए का ओन मैग्नीट्यूड है, और ये कितना बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है ना। तो अब देखिए जरा बच्चों कि हमने कहा कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिट होती है, और उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ओके चलिए, तो अब मैंने कहा कि कोई एक वेक्टर लिया मैंने ए, जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक बात। तो अब मैंने कहा कि अगर इसको मैं लिखना चाहूं, इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड, और कितना एंगल पे बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, चलिए अब मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर ए है, ए थीटा, अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं दोनों साइड में, ये मैंने ए से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी आएगी जरा देखते हैं। अगर मैंने ए से डिवाइड कर दिया बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 1, और ये आ गया वेक्टर ए बाई ए इक्वल टू कितना 1 इंटू थीटा, और इसी को ही वेक्टर ए बाई यूनिट मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब समझिए फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक थीटा एंगल लिया, मैंने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया, उसका मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक डायरेक्शन थीटा एंगल है ना, जो उधर की तरफ मूव कर रहा है ना, जो वेक्टर उसी की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ओके, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है ना। तो वेक्टर ए बाई ए इस वैल्यू क्या, ए थीटा मैंने ए से डिवाइड कर दिया, तो वेक्टर ए बाई ए इस वैल्यू क्या है, इसका यूनिट वेक्टर और उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना। और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, देखिए इसका यूनिट वेक्टर आया, ठीक है, सॉरी यूनिट मैग्नीट्यूड आया, और उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन आया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके ए के ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और भी क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू, यहां से देख लीजिए, ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी, ये यूनिट वेक्टर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनिट वेक्टर की, यहां से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ए और उसका डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन। ओके चलिए नोट करें थोड़ी, चलिए तो ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसको वेक्टर बोलूंगा तो वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर को अपने को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, इसको मैं हटा दूं क्या, इसको मैं हटा देता हूं, आगे देखते हैं जरा, आगे देखते हैं बच्चों।
वेक्टर जिसको समझ में आ गया, आगे प्रोजेक्टाइल में और उसके बाद जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में, या फिर आप कह सकते हैं रिलेटिव मोशन में, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। आप वेक्टर आपको आना ही आना चाहिए, वेक्टर आपको आना ही आना चाहिए। चलिए, अगर मैं बात करता हूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी देखना। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। अगर मुझे लिखना हो यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस तो क्या लिखूंगा मैं? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम लोग इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? बोलिए, आई कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप होगा। अगर हम लोग यूनिट वेक्टर लिखना हो अलोंग द पॉजिटिव आई एक्सिस तो हम लोग किसे दिखाएंगे? जे कैप से। ये अपना आ गया क्या? जे कैप। और अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना हो अलोंग द जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? जेड एक्सिस में क्या लिखेंगे बताओ? ये लिखेंगे हमारा के कैप। ओके, यूनिट वेक्टर ऑफ के कैप। ओके, ये हो गया हमारा के कैप। तो अगर हमें कोई पार्टिकल ऐसे दिया हो, जैसे आप समझिए, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू लिखना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं? एक्स एक्सिस में आई लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस में आई कैप, पॉजिटिव आई एक्सिस में अलोंग जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? के कैप। तो अगर मैं जैसे इसमें थोड़ा क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल है, समझिएगा बच्चों, एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, इसका चाहे मास मान लो, कुछ भी कर ले, पार्टिकल ही मान लीजिए। एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से प्लस एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है या मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसी वेलोसिटी को? आप क्या लिखेंगे? v इसका जो लिखेंगे, v इसका मैग्नीट्यूड इनटू क्या? आई कैप, ठीक है, ये आई कैप। या फिर आपसे ये कह दे कि यहां पे जो है वेलोसिटी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, तब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? तब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? तब आप रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर v को रिप्रेजेंट करेंगे कितना? 5 आई कैप, है ना। और अगर मैं कहता हूं कि कोई पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तब आप भी y की वैल्यू लिखेंगे, वेक्टर भी y की वैल्यू लिखेंगे कितना? 10 j कैप। 10 उसका मैग्नीट्यूड हो गया और j क्या आ गया? उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए अब अगर थोड़ी सी और भी आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको हटा दें। चलिए, इसको हटा देता हूं मैं। अब बच्चों जैसे हम लोग अभी जब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फोर्स के कैसे कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करते हैं, तो उसको भी जरा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये चीजें समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से, है ना। तो जरा आप देख लेते हैं कि हम लोग अगर कोई ब्लॉक ले लेते हैं, हमने एक ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक मैं बोल रहा हूं 10 kg का ब्लॉक है ना, और इधर की तरफ मूव कर रहा है कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसकी जो वेलोसिटी है v एक्सिस के अलोंग कितना है? एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर पर सेकेंड है, और y एक्सिस के अलोंग कितना है? y एक्सिस के अलोंग कितना है बच्चों? y एक्सिस के अलोंग कितना है? वो है 4 मीटर पर सेकेंड। या फिर मैं कहता हूं कि एक ब्लॉक है जो है 10 kg का, और इसका जो एक्सीलरेशन है ax की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, और y एक्सिस के अलोंग कितना है बच्चों? ay इसमें दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको रिप्रेजेंट करिए, ए नेट कितना हो जाएगा? ए नेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए बच्चों, क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे आप? अगर मैं फोर्स की बात करूं या वेलोसिटी की बात करूं, यहां पे मैंने वेलोसिटी की बात कर दी बच्चों, फोर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। फोर्स की बात कर लूं, एफ एक्स इक्वल टू 3 न्यूटन, और एफ वाई की बात कर लूं, एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो 4 न्यूटन मैंने मान लिया। तो अब बताओ बच्चे क्या लिखोगे? यहां पे एफ नेट क्या हो जाएगा बच्चों? एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एफ वाई। ओके, अगर एफ एक्स की बात करें तो किसके अलोंग आ रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 आई कैप प्लस ऐसे y एक्सिस के अलोंग कितना? प्लस 4 j कैप।
है ना। तो एफ नेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर लिए, एफ नेट इक्वल टू आ गया 3i प्लस 4j कैप, आई कैप प्लस 4j कैप। ओके, अगर हम लोग नेट निकालना चाहें, अगर नेट वैल्यू इसका निकालना चाहें तो आगे हम लोग देखेंगे एफ नेट इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट इसके 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। नेट फोर्स इस पे कितना लगा 5 न्यूटन लगा। ओके चलिए, और अगर यहां पे मुझे लिखना हो ए नेट की वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए नेट की इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ए नेट इक्वल टू लिखेंगे, देखिए जरा क्या लिखेंगे 3 कितना, ए नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ए एक्स प्लस ए वाई। ओके, और क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करें, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। तो ये ए नेट की वैल्यू आ गई, हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके चलो बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, अगर कोई एक वेक्टर है ना, और ये यहां से एंगल थीटा बनाता है, तो आपको लिखना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन करिए बच्चों। क्या करना है कि अगर कोई एक वेक्टर दिया है, ठीक है, और इस वेक्टर को मैं ए मान लेता हूं, ये वेक्टर ए है, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए, तो इसके डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में यूनिट वेक्टर लिखना है ना, नॉर्थ ईस्ट में यूनिट वेक्टर लिखना है, और क्या है दूसरा जो है नॉर्थ वेस्ट में लिखना है, साउथ वेस्ट में लिखना है, और साउथ ईस्ट में लिखना है। ये 4 क्वेश्चन है, चारों में जरा इसको रिप्रेजेंट करो और जरा इसकी वैल्यू लिखो बच्चों, है ना। ओके चलो, तो आप एक बात देखिए क्या लिख सकते हैं आप, अगर मान लीजिए वेक्टर ए है यहाँ पे, तो अगर मैं पहला क्वेश्चन करता हूं कि मुझे लिखना है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, नॉर्थ ईस्ट में लिखना है, तो बच्चों अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट में लिखना तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, मतलब यूनिट वेक्टर इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला अगर इस थीटा को मैं 45 डिग्री ले लूं, चलो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, इसको 45 डिग्री ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, जरा बताएगा कोई मुझे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग cos 45 डिग्री और क्या आई कैप प्लस कितना, अगर ये वाला जे के कंपोनेंट तोड़े, वाई के एक्सिस या नॉर्थ के अलॉन्ग तोड़े, ये बच्चों ये नॉर्थ ईस्ट यही तो होगा, नॉर्थ ईस्ट यही तो होगा, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री जे कैप, है ना। तो इसकी वैल्यू रखिए तो कितना आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे आई कैप 1/√2 और क्या जे कैप, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या आई कैप प्लस जे कैप बाई कितना √2, ये आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, है ना। चलिए अब अगर मैं बात करूं, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड को भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों निकाल सकते हैं। यूनिट इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप बताइए जरा, इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं बच्चों, अंडर रूट कितना आई के कंपोनेंट का, आई का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस जो जे का है उसका स्क्वायर। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ और वेस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ और वेस्ट, है ना, तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया बच्चों वेस्ट, ये हो गया क्या नॉर्थ और ये हो गया साउथ। आपसे क्या कह रहा है नॉर्थ और वेस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, यूनिट वेक्टर बी मान लेते हैं इसको, ये 45 डिग्री। अब क्या लिखेंगे बच्चों वेक्टर बी यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भाई, इसका एक कंपोनेंट कितना 45 cos 45 आई कैप लेकिन माइनस साइन के साथ, प्लस कितना साइन 45 डिग्री और किसके साथ प्लस जे कैप के साथ, और वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, या और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं -i कैप प्लस जे कैप √2। ओके बच्चों समझ में आया क्या, ठीक है, ये हो गया दूसरे वाले का। तीसरा देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरे वाले को भी हम लोग ऐसे बना लें, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और क्या कह रहा है साउथ वेस्ट की बात कर रहा है, तो साउथ वेस्ट हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर बना लिया, और मैं वेक्टर सी लिखता हूँ, यूनिट वेक्टर सी लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 45 डिग्री, इसको भी मैं बोल देता हूँ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ, कितना हो जाएगा वेक्टर सी इक्वल टू, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस cos 45 डिग्री आई कैप माइनस साइन 45 डिग्री जे कैप, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बच्चों,
लिख सकते हैं माइनस आई कैप बाई √2 माइनस जे कैप बाई √2, या फिर और क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। ओके, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर, यूनिट वेक्टर सी को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट। ओके, चलिए ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो गया कि हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लिए सी अलोंग द साउथ वेस्ट। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग द साउथ ईस्ट। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। और अगर मैं लेता हूं यहां पे यूनिट वेक्टर डी लेता हूं और ये 45 डिग्री, मैं कैसे लिखूंगा इसको, और साउथ और ईस्ट के में अलोंग लिखना है तो ये साउथ ईस्ट यही होगा बच्चों। तो क्या लिखूंगा बताओ जरा, मैं लिखूंगा वेक्टर यूनिट वेक्टर डी इक्वल टू कितना, ये पॉजिटिव, लेकिन ये वाला कंपोनेंट क्या है एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव, लेकिन वाई में क्या है नेगेटिव है ना बच्चों, वाई तो क्या है हमारा नेगेटिव, तो क्या लिखोगे बताओ जरा। हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस 45 डिग्री आई कैप, ओके दिख रहा है, प्लस की जगह ये वाई माइनस वाई में जा रहा है तो माइनस साइन 45 डिग्री और जे कैप, है ना। तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और ये आई कैप माइनस 1/√2 और जे कैप। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे बाई कितना √2, ये आपका आ गया आंसर, है ना। ये अलग अलग डायरेक्शंस में हम लोगों ने निकाला यूनिट वेक्टर, जैसे नॉर्थ ईस्ट निकाला हम लोगों ने, नॉर्थ वेस्ट निकाला, और साउथ वेस्ट निकाला, साउथ ईस्ट निकाला। ये 4 डायरेक्शन में हम लोगों ने वेक्टर निकाला यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हटा दो इसको, चलो हटा देता हूं बच्चों। चलो अब अगर हम लोग बात करें कि पोजीशन वेक्टर को अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का यूज करके रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में जान लें, थोड़ा सा भी बात करेंगे, आगे पोजीशन वेक्टर की डिस्कशन करेंगे हम लोग। जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,3, ओके, और ये ओरिजिन है, ओके। इस ओरिजिन से इसका जो पोजीशन है वो कितना है, पॉइंट ए का 4,3। तो इस पोजीशन ए को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग बताओ बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मुझे अगर यहां जाना होगा तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा, मुझे 4 ऐसे चलना पड़ेगा और 3 ऐसे चलना पड़ेगा, है ना। मुझे 4 ऐसे चलना पड़ेगा और 3 ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या मिला, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे क्या मिला अपने को, एक्स एक्सिस बताओ बच्चों क्या मिला। एक्स एक्सिस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, अगर चलो ऐसे में हम देख सकते हैं कि अगर मुझे आर एक्स था, यहां देखो बच्चों, अगर यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू था आर वेक्टर आर और इसको मुझे लिखना था आर एक्स वैल्यू और एंगल थीटा बनाता था, तो क्या हम लिखते थे आर कॉस थीटा आई कैप, है ना। और आर वाई को रिप्रेजेंट करना था, आर वाई को, तो हम लोग क्या लिखते थे, आर वाई को क्या लिखते थे बच्चों, आर क्या साइन थीटा और कितना जे कैप। यहाँ एंगल न दे करके कोऑर्डिनेट दे दिया 4,3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मैं लिखना चाहूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, उसकी वैल्यू में क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा बच्चे 4i प्लस 3j, ओके। ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें। कोई जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही दे, कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही दे, अलग अलग भी दे सकता है। जैसे मैं थोड़ा सा और भी देख लेता हूं बच्चों, कि हो सकता है कि आपको कोऑर्डिनेट ऐसे दे दे, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट हो सकता है ऐसे दे दे कि इसका पोजीशन वेक्टर है ये वो और ये ए, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना -3,4, ठीक है, ऐसे दे दे। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, मुझे यहां पे आना है तो एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा -3, वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा -4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर वेक्टर ओ ए, नॉट यूनिट वेक्टर ओ ए क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा -3i कैप -4 जे कैप, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं। देखिए -3 मुझे एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और माइनस में वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पे मुझे चलना पड़ेगा कितना
4 यूनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई OA इक्वल टू -3i माइनस 4j। ओके, चलिए, कोई जरूरी है कि हमेशा x और y में ही दे, x y z में भी दे सकता है, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कोई जरूरी नहीं बच्चों कि हर बार x और y में ही दे, x y z में भी दे सकता है, जरा उसको भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं क्या आता है ना। और फिर हम लोग इसकी यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, है ना, फिर से हम लोग उसकी यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पे मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा जो है z एक्सिस है। ओके, इसके अलोंग x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप होता है, y एक्सिस के अलोंग j कैप होता है, प्लस y एक्सिस प्लस x एक्सिस, और प्लस z एक्सिस के अलोंग कितना आता है, माइनस k कैप, सॉरी प्लस k कैप आता है ना, प्लस के साथ में प्लस आएगा। ओके, और मैं कहता हूं यहां पे कोई एक पॉइंट दिया है, कोई पॉइंट A है ना, और इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 4, 5, है ना, और आपको रिप्रेजेंट करना है इस पोजीशन वेक्टर को। मैं यहां से एक ओरिजिन से इस पोजीशन वेक्टर OA को रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या लिखोगे, OA की वैल्यू क्या लिखोगे, OA इस वैल्यू लिखोगे बच्चों 3i प्लस 4j और प्लस 5k कैप, है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप, ये पोजीशन वेक्टर मिल गया OA का। चलिए, पोजीशन वेक्टर विद पोजीशन वेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट की, कि किसी भी पोजीशन वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट टू दूसरे पॉइंट के बीच में हमारा क्या होगा, उसका वेक्टर कैसे हम लोग लिखेंगे, जरा इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास मान लीजिए 3 एक्सिस है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पे हमारा z एक्सिस। ओके, मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है P, इसकी पोजीशन वेक्टर है RP। ओके, ये पोजीशन वेक्टर है RP। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे कोई Q है, और मैं मान लेता हूं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है RQ। ओके, और मैं कहता हूं कि यहाँ पे इसका जो पोजीशन दे रखा है 3, 4, 5 है, और यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट पोजीशन Q का, वो दे रखा है 6, 7, 8। ओके, तो आपको निकालना है कि इन दो पोजीशन के बीच में, इन दो पोजीशन के बीच में क्या होगा, इन दोनों पोजीशन के बीच का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P टू रिस्पेक्ट टू Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ओके, तो अगर हम लोग बात करें RQ की, तो RQ कितनी हो जाएगी, RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, RQ की वैल्यू हो जाएगी 6 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6i प्लस 7j प्लस 8k। ओके, और क्या लिख सकते हैं, RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3i प्लस 4j और प्लस 5k, है ना, समझ में आ रहा है क्या बच्चों। ओके, चलिए, तो अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा बताइए जरा, RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6i प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप माइनस कितना 3i माइनस 4j माइनस 5k। ओके, माइनस 5k कैप, है ना, क्यों, यही होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई होता जाएगा, सब माइनस होते जाएंगे, और क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों, 6 में से 3 गया, कितना बचा, देखिए 6 में से 3 गया तो 3i, 7 में से 4 गया, कितना आया 3j, और 8 में से 5 गया, कितना आया 3k कैप। ओके, i कैप, j कैप, k कैप, और ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। ओके, इसको हम लोग अगर इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालना हो इस पोजीशन वेक्टर का P विद रिस्पेक्ट टू Q का, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग कैसे लिखेंगे, जो हमारे इसके कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये 9 प्लस 9 कितना हो गया आपका 27। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट करना तो नोट। देखो बच्चों,
अब इसमें क्या है, इसको हम ये देखो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये क्या हो गया, ये आपका जो आया वो आया पोजीशन वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये आरपी है और ये हमारा आरक्यू है। ठीक है, अब जरा इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन नोट कर लेते। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार है जो मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में एट द 10 मीटर पर सेकेंड और टेक द उस वक्त क्या कर रहा है, और टर्न ले रहा है कैसा, टुवर्ड्स इट्स एंड मेंटेन द सेम स्पीड, फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को लोग बना लें कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लें। ये क्या हमारा ईस्ट है, ये क्या हमारा वेस्ट है, और ये क्या हमारा नॉर्थ है, ये क्या हमारा साउथ है। ओके, कह रहा है कि एक कार है जो नॉर्थ डायरेक्शन में कितने जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ओके, तो ये V1 की वैल्यू मान ले हम, ये V1 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसके बाद ये किधर टर्न हो रहा है, ये ईस्ट टर्न कर रहा है, और तो मैं बोल दूं ये हमारा V2 है, और V2 की वैल्यू भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है ना। ओके, तो एक बात देखो बच्चों, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये V1 को मैं अगर लिख दूं, उसको उल्टा कर दूं, मैं चेंज कर दूं डायरेक्शन, तो V1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये वैल्यू कितनी जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्या। ओके, -10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, या इसको हम -V1 बोल दें, इसको -V1 बोल दें, जिसकी वैल्यू आएगी जाएगी कितना, -10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब देखो जरा बच्चों, क्या लिखूंगा मैं, ये आपका हो गया V1। ओके, ये V1 जो माइनस में आ रहा है, ठीक है, इधर हो गया आपका क्या, V2, इधर हो गया आपका V2। ओके, अब ये चेंज आपको निकालना है, ये चेंज कितना है बच्चों, ये डेल V है, तो डेल V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, डेल V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल V की वैल्यू हो जाएगी क्या, V2 माइनस V1, है ना। और इसको हम लोग अगर लिखना चाहें वेक्टर के टर्म्स में, तो क्या हम लोग लिखेंगे, यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, V2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस, ये प्लस में जा रहा है, ये माइनस में है, तो कितना 10i कैप माइनस 10j कैप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या लिख सकते हैं, डेल V का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या लिखेंगे, √10 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100। ओके, प्लस ये 100, कितना आ गया बच्चों, 200 को क्या लिख सकते हैं, 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, है ना। फिर से देख लीजिए जिसको नहीं समझ में आया, इसमें दिया हुआ है कि एक कार है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और टर्न कर रहा है किधर, टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ये 90 डिग्री में क्या कर रहा है, टर्न कर जा रहा है। तो अगर मुझे ये V1 जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पलट दें, तो ये -V1 हो जाएगा डायरेक्शन में पलट देंगे तो, ठीक है। और दोनों वेक्टर को हम यहाँ पर रखेंगे, दूसरे से 90 डिग्री पे है ना, तो डेल V की वैल्यू कितनी जाएगी, डेल V की वैल्यू जाएगी V2 माइनस V1, और V2 वैल्यू 10i है क्योंकि वो प्लस i डायरेक्शन में जा रहा है, और V1 कितने जा रहा है, -j डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर तो कितना आ गया, इसका आगे 200 अंडर रूट, और इसकी वैल्यू आ गई 10 मीटर, 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, इफ 0.5i plus 0.8j plus ck cap is a unit vector then find the value of c। अच्छा, ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 0.5i plus 0.8j plus ck cap, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड का कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर स्क्वायर को उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, इसकी कितनी हो जाएगी 0.2
25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 9, और ये 6 2 8 है ना, तो कितना हो जाएगा पॉइंट में, तो कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा बच्चों 0.11, यही तो बचा सी स्क्वायर की वैल्यू, या सी स्क्वायर टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर टू लिख सकते हैं 0.11, या इसको मैं हटा दूं तो 11 बाई 100, और यहाँ पे क्या स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट है ना, स्क्वायर को मैंने हटा दिया, इधर अंडर रूट हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल टू कितना अंडर रूट 11 बाई कितना 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ओके नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बातें जो होंगी हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ वेक्टर एडिशन का करेंगे बच्चों, वेक्टर एडिशन करेंगे और भी सारी चीजें सीखेंगे। अभी उसका मल्टीप्लीकेशन है ना, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।